गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने देखा था द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। आप जानते हो कई देशों में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक पाई जाती है, जैसे अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, कनाडा, और कुछ देशों में व्यवस्थापिका एक सदनीय होती है, जैसे चीन, इजराइल, इराक, अमेरिका, श्रीलंका। कुछ विद्वान द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रबल विरोध करते हैं, और वो विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में कुछ दोष पाए जाते हैं। वे दोष कौन कौन से हैं, हम उनकी यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहला दोष ये माना जाता है कि दूसरा सदन अलोकतांत्रिक होता है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा अविभाज्य होती है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति एक ही सदन के द्वारा हो सकती है। जैसे फ्रांसीसी विचारक एबेसीज ने लिखा है कि कानून जनता की इच्छा है और जनता की किसी विषय पर एक ही समय दो भिन्न इच्छाएं नहीं हो सकती, क्योंकि दो सदन होंगे तो दो प्रकार की इच्छाएं होंगी। अतः उनका कहना है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधि निर्मात्री संस्था भी एक ही होनी चाहिए। जहाँ दो सदन होंगे वहाँ विरोध भी होगा, और विरोध के कारण लोक इच्छा निष्प्राण भी हो जाएगी। एबेसीज ने यह कहा है कि यदि एक सदन दूसरे सदन का समर्थन करता है तो वह व्यर्थ है, और एक सदन दूसरे सदन का विरोध करता है तो वह शरारती है। इसलिए इन कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे लास्की, बेंथम, एबेसीज, इनका ये मानना है कि व्यवस्थापिका एक सदन ही होनी चाहिए। दूसरा विरोध इस आधार पर करते हैं, वो द्वितीय सदन को रूढ़िवादिता का गढ़ मानते हैं, क्योंकि द्वितीय सदन में जो सदस्य चुनकर जाते हैं या मनोनीत होकर जाते हैं वे अपेक्षाकृत अधिक आयु के होते हैं, और अपने अनुभव के कारण प्रथम सदन द्वारा पारित प्रगतिशील सुधारों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और वो उन सुधारों का विरोध करते हैं। इसलिए दूसरे सदन को रूढ़िवादिता का गढ़ माना जाता है। तीसरा जो विरोध किया जाता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का, वो अपव्यय के आधार पर किया जाता है, क्योंकि दो सदन होने से सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों को वेतन भत्ते देने से राष्ट्रीय कोष पर अतिरिक्त भार पड़ता है, क्योंकि दोनों सदनों में एक ही प्रक्रिया के द्वारा एक ही तरीके से कानूनों पर विचार किया जाता है। दोनों सदनों में कानूनों की पुनरावृत्ति होती है, जिससे समय भी नष्ट होता है और वेतन भत्तों पर खर्च भी अधिक आता है, और द्वितीय सदन का लाभ उतना नहीं मिल पाता है जितना उस सदन पर धन खर्च होता है। इसलिए दूसरे सदन को अपव्ययकारी माना जाता है। चौथा बिंदु, संगठन की समस्या। भिन्न भिन्न देशों में द्वितीय सदन का संगठन भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। द्वितीय सदन का संगठन की कोई एक तरीके से नहीं किया जाता है। जैसे अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट के सदस्यों की रचना जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से होती है। ब्रिटेन में द्वितीय सदन
लोकसभा में अधिकांश सदस्य वंशानुगत होते हैं। कनाडा में द्वितीय सदन के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। भारत में द्वितीय सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं, कुछ मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार जो दूसरा सदन है उसका संगठन भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है और दूसरे सदन के संगठन का कोई संतोषजनक हल नहीं निकला है, इसलिए भी इसका विरोध किया जाता है। पांचवा बिंदु, दोनों सदनों में संघर्ष। व्यवस्थापिका के 2 सदन होने के कारण दोनों सदनों में लगभग गतिरोध बना रहता है। दोनों सदनों के सदस्यों में भिन्न भिन्न मुद्दों पर, भिन्न भिन्न कानूनों पर आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका कारण है दोनों सदनों के स्वरूप और संगठन की विभिन्नता। द्वितीय सदन रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी लोगों का जमघट माना जाता है, तो प्रथम सदन प्रगतिशील विधेयकों का अनावश्यक रूप से विरोध करता है। इस प्रकार दोनों सदनों में विरोध होने के कारण शासन प्रक्रिया भी ठप पड़ जाती है, शासन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। छठा, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व हेतु दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। किसी भी राज्य में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने हेतु दूसरा सदन आवश्यक नहीं माना जाता है और द्वितीय सदन होने से अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो ही जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए अल्पसंख्यकों को और वंचित वर्गों को प्रथम सदन में ही प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, क्योंकि दूसरे सदन के सदस्य दलीय आधार पर मतदान करते हैं, जिसके कारण विशेष हितों एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कई बार नहीं हो पाती है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य प्रकार की विधियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति आदि को लोकसभा की सीटों में आरक्षण देकर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। सातवां बिंदु, संघ राज्य के लिए द्वितीय सदन आवश्यक नहीं है। द्वितीय सदन के पक्ष में हमने तर्क दिया था कि जहाँ संघीय राज्य होते हैं वहाँ पे द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों के प्रतिनिधित्व पाया जाता है, लेकिन चूंकि दूसरे सदन के सदस्यों का चुनाव भी पहले सदन की तरह दलीय आधार पर होता है, इसलिए सदस्य अपने राज्य के हितों की अपेक्षा दलीय आदेशों के अनुसार ही मतदान करते हैं, जिससे संघीय शासन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि संघीय राज्यों के लिए भी द्वितीय सदन आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका की प्रणाली में कई प्रकार के दोष हैं, परंतु द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की उपयोगिता से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिन देशों में भी एक सदनीय प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ एक सदनीय व्यवस्था के असफल रहने के पश्चात द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई हैं। एक विद्वान थे राजनीति विज्ञान के लिकोक, उन्होंने लिखा है कि एक सदनीय विधानमंडल की परीक्षा हो चुकी है और ये असफल रही है। आज विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं और यही उनकी उपयोगिता का प्रमाण है।